ईरान के हमलों से बहरीन और कुवैत दहल उठा। ईरान ने पिछले 24 घंटे से लगातार अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी ठिकानों पर और बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले किए और इसके बाद में दहल उठा है बहरीन और कुवैत का इलाका। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि भाई हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे ईरान को। मतलब अभी तक तो ये सफेद चादर ओढ़ करके न जाने शांति का क्या संदेश दे रहे थे, अब कह रहे हैं जब युद्ध के 4 महीने पूरे हो चुके हैं, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी और आज 28 जून है, 4 महीने पूरे हो गए हैं, इनसे कुछ नहीं उखड़ पाया। इन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, हर तरीके से ईरान को आजमा लिया, ये कुछ नहीं कर पाए और अब कह रहे हैं कि हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत होती, इतनी कुव्वत होती तो आप पाकिस्तान के जाकर के चक्कर नहीं काटते, शहबाज शरीफ के पैर नहीं पकड़ते, आसिम मुनीर के पैर नहीं पकड़ते। आपने शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को किस तरीके से सिर पर बैठा रखा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि किसी तरीके से माई बाप डील करवा दो। तो ये तो आपकी हालत है। लेकिन इस खबर के अंदर मैं आपको पिछले 24 घंटे का अपडेट दूंगा। पिछले 24 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ इस खबर के अंदर हम बात करेंगे 2 बड़ी अच्छी खबरों की। और 2 बड़ी अच्छी खबर क्या है, वो भारत से जुड़ी हुई भी है लेकिन भारत को एक तरीके से मिल भी नहीं रही है। तो 2 बड़ी खबर हैं, अच्छी खबर है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर का एक जहाज वो हॉर्मुज के गुजर रहा था और ईरान ने कहा कि भाई हॉर्मुज में हमारा दबदबा है, हॉर्मुज हमारा क्षेत्र है, हॉर्मुज पर हमारा अधिकार है और हॉर्मुज से अगर आपको जाना है तो हमें आपको जो है वो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन वो सिंगापुर का मालवाहक जहाज वो बगैर परमिशन के गुजर रहा था। ईरान ने उसमें बिना किसी भारी हमले के उसको चेतावनी दी, वो नहीं रुका तो उस पर ड्रोन से हमला कर दिया। कोई मारा नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका की साख जो है वो देखिए आप, अमेरिका को सिंगापुर को जवाब देना था क्योंकि सिंगापुर की सारी सिक्योरिटी भी अमेरिका ही एक तरीके से देखता है। तो अमेरिका उसने ईरान के ऊपर पलटवार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के 10 ठिकानों पर हमला किया और बदले में ईरान ने अमेरिका के 8 ठिकानों पर हमला किया। तो ये कहानी जो है वो अभी तक की है और अब बहरीन और कुवैत को भी ईरान निशाना बना रहा है। ईरान का बिल्कुल साफ मैसेज है, पहले दिन से है कि जहां से हमला होगा वहां पर हम हमला करेंगे, जिस प्रकार का हमला होगा उस प्रकार का हमला करेंगे, तुम्हें जितने दिन चलना है उतने दिन चलो। और ये ईरान की जो रणनीति है वो पहले दिन से साफ है। तकरीबन 10 दिन पहले जो है वो जो सीज फायर दिखाई दे रहा था, 20 तारीख को जो सीज फायर, 19 तारीख को 18 तारीख को जो हुआ था, वो सीज फायर जो है जो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। उधर से जेडी वेंस उनके तलखी भरे बयान सामने आए हैं और इधर से अब्बास अरागची और इन तमाम नेताओं के ईरान से उनके बयान निकल करके सामने आए और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है। IRGC ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की जो तानाशाही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पलटवार करेंगे। लेकिन ईरान को लेकर के ट्रंप अभी भी ना जाने कौन से सपने में है और अभी भी ऐसा लगता है कि नींद ही नींद में ख्वाब देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको नक्शे से मिटा देंगे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी पर हमले के बाद में ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर का उल्लंघन का आरोप लगाया है और ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। ट्रंप ने पोस्ट किया है और पोस्ट करके कहा है कि अमेरिका के विमानों ने अभी अभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोर करने की जगहों पर और तटीय रडार साइट्स पर हमला किया है क्योंकि उन्होंने फिर से सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। बहुत मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। एक समय ऐसा आ सकता है कि जब हम और समझदारी से काम ना लें और हमें उस काम को मिलिट्री के जरिए पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़े, जिसे हमने बहुत कामयाबी से शुरू किया है। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई नक्शे से हम उसको मिटा करके रख देंगे। ये कह रहे हैं कि हमने उनके ड्रोन साइट्स पर, उनके मिसाइल साइट्स पर
उनकी जितनी भी स्टोरेज है वहां पर हमने हमले किए हैं। कुछ तस्वीरें सेंटकॉम की तरफ से जारी की गई है, तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें सेंटकॉम ने, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, उसने ये तस्वीरें जारी की है और कहा है कि हमने बहुत बुरी तरह से मारा है ईरान को और ईरान को हम सबक सिखाएंगे, ईरान पर हमारे हमले सटीक साबित हुए। इस तरह के क्लेम, इस तरह के दावे वो किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो IRGC, ईरान की सेना, ईरान का नेतृत्व, वो किसी प्रकार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब IRGC ने इस पर जवाब दिया है एक्शन के जरिए। IRGC का जवाबी एक्शन है जिसमें अमेरिकी ठिकानों पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने दावा किया है कि IRGC, नौसेना और एरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाते हुए क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 8 प्रमुख ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया है। IRGC के अनुसार यह कार्रवाई संयुक्त मिसाइल एवं ड्रोन ऑपरेशन के तहत की गई है। तो खबर साहब यह है कि अमेरिका ने पहले 10 ठिकानों पर हमला किया और ईरान की जो स्टोरेज है, मिसाइल स्टोरेज है या ड्रोन स्टोरेज है, वहां पर हमला किया है, लॉन्चर्स पर हमला किया है। और उसके बाद में ईरान ने भी 8 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और उसके साथ साथ ड्रोन से हमला किया है। यानी ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहने के लिए चल रहा है कि भाई सीज फायर हो गया है, युद्ध खत्म हो रहा है, लेकिन किसी ने भी अपने हथियारों की पेटी बंद नहीं की है, ना अमेरिका ने और ना ही ईरान ने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका तो वो तो सुपर पावर है ही। अमेरिका, उसका जो वजूद है, उसका एक वर्चस्व है, हिजमनी है, उसको एक तरीके से न केवल ललकारा है ईरान ने बल्कि तोड़ भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा हासिल वो ये है कि ईरान देखिए आप किस तरीके से पलटवार कर रहा है, ईरान देखिए आप किस तरीके से मार रहा है। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। और इतनी जंग की स्थिति के अंदर भी अगर ईरान कमजोर नहीं हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब अमेरिका के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं, अमेरिका के अंदर से ही अब बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका के अपने जो लोग हैं, जो समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप बेवजह इस युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये अल जजीरा की एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए आप, और इसमें लिखा है कि यूएस कांग्रेसमैन, उन्होंने कहा है कि ईरान पर हमले युद्ध अधिकार प्रस्ताव का उल्लंघन करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप फंसते हैं, जब अमेरिकी सीनेट में उनको जाना होता है और उनके पास में बहुमत नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि हमने तो युद्ध खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर वहां पर अगर आप युद्ध जारी दिखाएंगे तो जाहिर सी बात आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी संसद की, जो कि आपके पास में है नहीं। और लिहाजा आप कहते हैं कि साहब हमने युद्ध जो खत्म कर दिया है, और फिर बाद में आप चलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति आज की तारीख में यही है कि अमेरिका का नुकसान ज़्यादा हो रहा है और अमेरिका के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए अमेरिकी कांग्रेसमैन, उन्होंने कहा है कि ये सीधे तौर पर युद्ध अधिकार का उल्लंघन है। अब कुवैत में और बहरीन में किस तरीके से अटैक हुआ है, जरा उसको देखिए। ईरान हमलों के बीच में कुवैत शहर में सायरन बजते हुए सुनाई दिए। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के साथ में हालिया जवाबी हमले के बाद में कहा कि भविष्य में दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का करारा जवाब दिया जाएगा। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही का नियंत्रण तेहरान के पास है और अब से नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने यह भी कहा कि युद्ध विराम का उल्लंघन दोनों देशों के बीच हुए मेमोरेंडम MOU के खिलाफ है और अगर ऐसा जारी रहा तो समझौते से जुड़ी पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। तो ये कुल मिलाकर के इस वक्त की अपडेट है। और ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ चल रहा है वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के लिए अपने आप में एक दहशत से कम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, बड़ा नुकसान है। लेकिन इस बीच में 2 बड़ी खबरें सामने आई है, मैं आपको वो बताता हूं, और अच्छी खबरें। एक तरफ भारत की विपक्ष की सबसे बड़ी नेता आप कह सकते हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है
और सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इस आर्टिकल के अंदर विस्तार से मोदी सरकार पर न केवल हमला बोला है, बल्कि उसके साथ साथ ये कहा है कि भाई जब गजा में हमले हो रहे हैं और गजा में हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया एक साथ एकजुट होकर के इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो आप गजा में जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आप यानी इजराइल में जाकर के मदरलैंड फादरलैंड की बात करते हैं, आप इजराइल में जाकर के और तमाम तरीके से वहाँ पर मेडल वेडल सब कुछ लेते हैं, वहाँ पर संसद को जाकर के संबोधित करते हैं। हालांकि उस वक्त में बहिष्कार भी कर दिया गया था नेतन्याहू की स्पीच का, वो तस्वीरें भी आपने देखी। अब यहाँ पर सोनिया गांधी, उन्होंने एक लेटर के जरिए मोदी सरकार पर जम करके निशाना साधा है और सोनिया गांधी वो कह रही हैं कि हमारी जो संस्कृति रही है, भारत की पहचान रही है वसुदैव कुटुंबकम, उस पहचान को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और क्यों आखिरकार आप इजराइल के आगे इतने छोटे, इतने बोने हो गए हैं कि आप इजराइल के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इजराइल को जवाब नहीं दे पा रहे हैं और गजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, आप उसको लेकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि चाहे बीजेपी की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, भले ही वो गजा के ऊपर बहुत सख्ती से स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आए, लेकिन कम से कम यहाँ का विपक्ष एक स्टैंड लेता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि लेबनान के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं, इजराइल हमले कर रहा है और लेबनान वो इस वक्त में सीज फायर का सबसे बड़ा टोकिंग पॉइंट है कि अगर लेबनान पर अगर हमले रोक दिए जाएं तो ये सीज फायर हो जाएगा। लेकिन इजराइल लेबनान पर हमला रोकने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल में जो वहां का सत्ताधारी दल है वो तैयार नहीं है और उसके साथ साथ वहां का जो विपक्ष है वो भी तैयार नहीं है। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि भाई इजराइल वो नरसंहार चाहता है, लोगों की लाशें देखता है। पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर के एक नेगेटिव इमेज जा रही है और पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि हम सताए हुए हैं, वो आज दूसरे लोगों को कैसे सता रहे हैं, दूसरे लोगों को कैसे मार रहे हैं, एक मैसेज जा रहा है। क्योंकि अगर आपका सत्ताधारी दल, अगर आपका विपक्ष, वो दोनों मिलकर के अगर नरसंहार को पसंद कर रहे हैं, दूसरों पर कब्जा करने की उनकी रणनीति है, नीति है, और वैसे भी विदेश नीति किसी एक सरकार से तय नहीं होती है। हालांकि मोदी जी के आने के बाद में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और विदेश नीति के नाम पर पहले ईरान से जो हमारे अच्छे संबंध थे, आजकल किस हालत में है मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इजराइल कभी कोई प्रधानमंत्री गया नहीं, कभी कोई नहीं गया, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए। और अटल बिहारी वाजपेयी खुद जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी वो खुद गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा और वो मानते थे कि भाई फलस्तीन को आज़ादी से जीने का हक है और उसके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा, अत्याचार किया जा रहा, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन साहब देखिए क्या स्थिति है। अब ये एक तरीके से सोनिया गांधी ने जो मैसेज दिया है, कम से कम एक मैसेज दुनिया में गया है कि भाई भारत ऐसा मुल्क नहीं है, उसमें आज जो मौजूदाधारी सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी एक अपनी सोच है और वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी पूरे भारत की आप सोच इस तरीके से नहीं मान सकते। ये उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि कल तक तेल जो है वो $70 प्रति बैरल तक आ गया था। हालांकि अपने को नहीं मिल रहा है, अपने को वही 110, 111 रुपए, 112 रुपए, 115 रुपए तेल खरीदना पड़ रहा है। लेकिन 110 तक जो तेल पहुंच गया था, $110 प्रति बैरल तक जो तेल पहुंच गया था, वो गिर करके अब 70 तक अगर आ गया है। मतलब अगर $30 के आसपास भी अगर मान लीजिए कि कम अगर हो गए हैं, तो क्या भारत में तेल अब सस्ता नहीं होना चाहिए? भारत में भी तेल सस्ता होना चाहिए। जब 30% दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गए हैं, तो हमें उसका प्रॉफिट, हमें उसका मुनाफा जो है क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतलब ऐसा है कि जब मार पड़ेगी तो कंपनियां पैसा कमाएगी और मार जब खत्म हो जाएगी तब भी कंपनियां पैसा कमाएंगी और जब सस्ता तेल हो जाएगा तब भी कंपनियां पैसा कमाएंगी। पिछले 2 महीने में सबसे सस्ता तेल है ये, फिर भी जो है हमें तेल सस्ता नहीं मिल रहा है। आप फिर भी लाइनों में लगे हुए हैं और उसमें भी एथेनॉल डाल करके, और एथेनॉल की क्या हालत है वो सब देख रहे हैं, कैसे गाड़ियां और किस तरीके से चीज़ें खराब हो रही हैं, ये भी बार बार शिकायतें आती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी युद्ध चला हुआ है और ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध कहीं पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, ये मैसेज भी बिल्कुल साफ है।
शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।